Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, today we have lecture 3 of linear algebra. Before proceeding to the lecture 3, let us recall about the previous lectures. So we learnt about the system of linear equation, that what are the system of linear equations, and then we discussed the types of solutions of the linear equation graphically, जिसमें हमने 3 तरह के ग्राफ डिस्कस किए। 3 तरह के हमारे पास सॉल्यूशन आए, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एंड यूनिक सॉल्यूशन। तो इन तीनों को हमने ग्राफिकली डिस्कस किया। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस कि हमने मैट्रिसेस का ऑर्डर कैसे फाइंड करना है। उसका भी हमारे पास एक फॉर्मूला था, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स या क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आप मैट्रिसेस का ऑर्डर इस तरह से फाइंड करेंगे। फिर हम लोगों ने लीनियर अलजेब्रा में एक मेथड इंट्रोड्यूस करवाया, गॉश एलिमिनेशन और रो रिडक्शन मेथड। हमने गिवन लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने ली और हमने उस पर गॉश एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया। किस तरह से किया? पहले हमने उसका मैट्रिक्स बनाया, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया, जिसमें इक्वेशंस की राइट हैंड साइड भी लास्ट कॉलम में इन्वॉल्व थी, और उस पर हमने गॉश एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया और उसको हमने एचलॉन और रिड्यूस एचलॉन में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस। जब हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उसमें हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशंस आते हैं। एक आता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस और दूसरी टाइप का हमारे पास सॉल्यूशन होता है यूनिक सॉल्यूशन, कि आपके पास एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो ये दोनों के दोनों कंसिस्टेंट में आ जाते हैं। इनकंसिस्टेंट में आपके पास एक ही तरह का सॉल्यूशन आता है। जब आपके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता सिस्टम का, तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाता है। मैंने आपको लास्ट टाइम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में कुछ क्वेश्चंस करने को दिए थे, उसमें से एक क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। आप उसको कंपेयर कर लीजिएगा अपने सॉल्यूशन के साथ। फाइंड एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग G, H and K that makes the augmented matrix correspond to a consistent system. अब हम लोगों को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स गिवन है किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से हमें डायरेक्टली ऑगमेंटेड मैट्रिक्स गिवन है। हमने क्या करना है, इसको कंसिस्टेंट सिस्टम में कन्वर्ट करना है। बेसिकली यहाँ पे G, H और K आपके पास जो इक्वेशंस में इन्वॉल्व हुए हैं ये अननोन्स हैं, तो हमें इस पे कंडीशन इम्पोज करनी है, ऐसी कंडीशन जो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कंसिस्टेंट कर दे। उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, गॉश एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हुए इस मैट्रिक्स को हम कन्वर्ट करेंगे एचलॉन फॉर्म में। तो हम किस तरह से अपना रो ऑपरेशन किस तरह से स्टार्ट करेंगे? रो ऑपरेशन हम लोगों ने जो रो ऑपरेशन लास्ट टाइम क्वेश्चंस पे अप्लाई किया है, उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हम ट्राई करते हैं कि हमारे पास जैसे ये 3x3 का मैट्रिक्स है, तो इसमें ये जो डायगनल है इसमें हम नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ ले आएँ और इसके बिलो हमारे पास सारे के सारे ज़ीरोज़ हों। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री है ये हम नॉन ज़ीरो लेके आएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी नॉन ज़ीरो है, तो ये हम एज इट इज़ रहने देंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है कि हमने इससे बिलो सारे ज़ीरोज़ लेके आने। एक ज़ीरो ऑलरेडी है, हम क्या करेंगे, -2 की जगह पे भी ज़ीरो लेके आएंगे। उसके लिए हम रो ऑपरेशन यूज़ करेंगे 2r1 + r3। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। ये मैट्रिक्स इसके रो इक्विवेलेंट होगा। हमने यहाँ पे जो रो ऑपरेशन यूज़ किया वो 2r1 + r3 होगा। अब ये वाला मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट होगा। हमारे पास यहाँ पे 1 से बिलो 0 0 आ चुके हैं।
अब हम ट्राई करेंगे कि हम इस 3 की हेल्प से यहाँ पे 0 ले आएँ। उसमें जो ऑपरेशन इन्वॉल्व होगा, वो ऑपरेशन क्या होगा? हमने सिंपल अगर हम देखें तो हमें इसे 1 में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एचलॉन फॉर्म के लिए 3 को 1 में कन्वर्ट करना ज़रूरी नहीं है। हमने सिंपल R2 में R3 को ऐड करना है तो यहाँ पे आपके पास ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। तो अभी ऑपरेशन क्या होगा? R2 प्लस R3। सो दिस मैट्रिक्स इज रो इक्विवेलेंट टू द मैट्रिक्स दिस। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 0 0 आ चुका है और यहाँ पे ऑटोमेटिकली 0 आ चुका है। यहाँ पे हम इंटेंशनली 0 लेके आए, यहाँ पे ऑटोमेटिकली 0 आ गया है। अब हमने सिस्टम को कंसिस्टेंट बनाना है। हमने 3 चीज़ें डिस्कस की थी। अगर यहाँ पे आपके पास कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू आ जाती, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपके पास 6 है सपोज़, तो यहाँ पे आपके पास 1 आ जाता, तो इस केस में हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंट हो जाता और हम कहते हैं कि हमारे पास कंसिस्टेंट सिस्टम का जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है वो उसकी टाइप क्या है? यूनिक। अब यहाँ पे हमारे पास 0 0 0 आ चुका है और k प्लस 2g प्लस h हमारे पास 4 इस रो की एंट्री है। अगर हम इस इक्वेशन को लिखेंगे तो इक्वेशन किस तरह से लिखी जाएगी? 0x1 प्लस 0x2 प्लस 0x3 इज इक्वल टू k प्लस 2g प्लस h। ये इस फॉर्म में लिखी जाएगी। अब लेफ्ट साइड क्या है? लेफ्ट साइड आपके पास 0 है, 0 प्लस k प्लस 2g प्लस h। ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। k प्लस 2g प्लस h आपके पास बेसिकली 0 भी हो सकता है और सम नॉन ज़ीरो वैल्यू भी आपके पास हो सकती है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास। इसका मतलब है कि हमने अब सिस्टम को अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाएँगे कि हमें सिस्टम को कन्वर्ट किस में करना है, हमें कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हमें हमें चाहिए। हमने सिस्टम को कंसिस्टेंट बनाना है क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे आके 2 ऑप्शंस हो चुकी हैं। अगर मैं कहती हूँ कि k प्लस 2g प्लस h इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि k प्लस 2g प्लस h इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो इस केस में इस वाली रो में कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी क्योंकि ज़ीरो वैल्यू किसी नॉन ज़ीरो वैल्यू के इक्वल कैसे हो सकती है? तो इनकंसिस्टेंट होता है हमारा सिस्टम। हम क्या करेंगे कि इसको हम कहेंगे, इस पे कंडीशन जो इम्पोज़ करेंगे वो हम कहेंगे फॉर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू बी कंसिस्टेंट k प्लस 2g प्लस h इज़ इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा सिंपल। अब आपने यहाँ पे क्या किया? रो ऑपरेशन आपने अप्लाई किया, गॉस एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हुए आपने इसे एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया और सिंपल आपका सारा फोकस अब लास्ट वाली लाइन पे रहेगा कि आपने इसके साथ k प्लस 2g प्लस h के साथ आपने क्या करना है। इस पे जो कंडीशन लगाएंगे सारा का सारा आंसर इस पे डिपेंड करता है और हम क्वेश्चन में जाके देखते हैं कंसिस्टेंट बनाना है, इनकंसिस्टेंट बनाना है। अगर यहाँ पे वो कहता है कि इनकंसिस्टेंट करें तो ये हमारा सोल्यूशन होगा, अगर वो कहता है कंसिस्टेंट करें तो k प्लस 2g प्लस h इक्वल्स टू 0 हमारा सोल्यूशन होगा। If a linear system is changed to an other by one of these operations, 1 2 3, इन 3 ऑपरेशन से जो हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड में अब हम यूज़ कर चुके हैं और हमने ये तीनों ऑपरेशन यूज़ किए हैं। वो कह रहा है कि अगर इसमें से कोई भी एक ऑपरेशन आप यूज़ करें, तीनों यूज़ करें, 2 ऑपरेशंस यूज़ करें, देन द 2 सिस्टम्स हैव द सेम सेट ऑफ सॉल्यूशंस। तो आपके सॉल्यूशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। आप जिस भी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, आपका रिज़ल्ट सेम रहेगा, सॉल्यूशन पे किसी तरह का कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। और इवन कि आप गॉस एलिमिनेशन मेथड से उसको एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें या रिड्यूस्ड एचलॉन में कन्वर्ट करें, दोनों केसेस में सॉल्यूशन सेम रहेगा। एन इक्वेशन इज स्वैप्ड विद अनदर। हम इक्वेशंस को बेसिकली स्वैप कर रहे हैं, ठीक है? तो जब हम उसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में बात करते हैं तो हम कहते हैं हम टू रोज को स्वैप कर रहे हैं। अब रोज में भी तो इक्वेशंस आ रही हैं, तो उसको हम उस प्रॉपर्टी को कहते हैं इंटरचेंज, इंटरचेंज टू रोज। नेक्स्ट हमने ऑपरेशन यूज किया, एन इक्वेशन एट बोथ साइड्स मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट। आपके पास कोई भी इक्वेशन है, अगर आप उस इक्वेशन की दोनों साइड्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं
तो इन अदर वर्ड्स आप ये बात बोलेंगे कि आप किसी रो को किसी नॉन ज़ीरो वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी इसकी ये हम यूज़ भी कर चुके हैं, तो ये कंडीशन इसकी एग्ज़िस्ट करती है। इसको हम बोलते हैं स्केलिंग, मल्टीप्लाई ऑल एंट्रीज़ इन अ रो बाय अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट। थर्ड हमारे पास क्या है, एन इक्वेशन रिप्लेस्ड बाय द सम ऑफ इटसेल्फ एंड अ मल्टीपल ऑफ अनदर, कि अगर आपने किसी इक्वेशन को रिप्लेस करना है, जैसे अगर हम इंटरेस्टेड हैं कि हम रो वन की हेल्प से रो टू में की फर्स्ट एंट्री को ज़ीरो में कन्वर्ट करें, रो वन की फर्स्ट एंट्री की नॉन ज़ीरो एंट्री की हेल्प से रो टू की फर्स्ट एंट्री को ज़ीरो में कन्वर्ट करें, तो हम उसके लिए जो ऑपरेशन यूज़ करते हैं वो हम क्या यूज़ करते हैं, an equation replaced by the sum of itself and a multiple of another, जैसे कि हम ये कहते हैं टू, फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट एंट्री है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे आपके पास टू है, यहाँ पे आपके पास थ्री है एंड सो ऑन, इसी तरह से आपके पास पूरा मैट्रिक्स है। हम इंटरेस्टेड है कि हम इस वन की हेल्प से यहाँ पे ज़ीरो ले आएँ, यहाँ पे ज़ीरो ले आएँ, तो हम क्या ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, हम -2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे R1 को और देन हमने R2 में इसको ऐड करना है, तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। तो ये ऑपरेशन भी हम यूज़ कर चुके हैं। तो इसको हम बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को रिप्लेसमेंट। रिप्लेस वन रो बाय द सम ऑफ इटसेल्फ एंड अ मल्टीपल ऑफ एन अदर रो। अच्छा, अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ प्रोसीड करने से पहले मैं एक चीज़ आपसे डिस्कस करूँ, लीडिंग एंट्री क्या होती है? लीडिंग एंट्री की जो डेफिनेशन है वो ये है कि किसी भी रो में फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू इज़ कॉल्ड द लीडिंग एंट्री। कि जैसे अब आप फर्स्ट रो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें आपके पास जो 1 आ रहा है ये इस रो की लीडिंग एंट्री है। अगर आप नेक्स्ट रो देखें तो नेक्स्ट रो में आपके पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू -1 आ रही है, तो ये इस रो की लीडिंग एंट्री होगी। अगर आप थर्ड रो देखें तो थर्ड रो में आपके पास 3 फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू है, तो ये आपके पास लीडिंग एंट्री है। लेकिन लीडिंग एंट्री आप जब ये कंडीशन लगाएँगे कि किसी भी रो में फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू, तो आपने एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है कि जो फर्स्ट लीडिंग एंट्री है उसके कंपैरिज़न में जब आप सेकंड लीडिंग एंट्री लेके आएँगे तो वो उसके राइट पे होगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फर्स्ट लीडिंग एंट्री आ रही है तो आप इससे बिलो अगर आपके पास नॉन ज़ीरो वैल्यू आ रही है तो आप उसको लीडिंग एंट्री बोल देंगे। लीडिंग एंट्री वो नहीं हो सकती। आपने इस 1 की हेल्प से इसको ज़ीरो में कन्वर्ट करना है गॉस एलिमिनेशन मेथड से, और उसके बाद फिर आप कहेंगे अब वो यहाँ पे भी आ सकती है सेकंड लीडिंग एंट्री और यहाँ -2 की जगह पर भी आ सकती है। लेकिन उसके लिए हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि 1 इस 1 की राइट पे उसको होना चाहिए। अब ये जो -1 है इसके राइट पे आपके पास 3 आ रहा है, तो इसको हम लीडिंग एंट्री ले सकते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स आपके पास मैट्रिसेस तीनों मैट्रिसेस गिवन है, इसमें जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ये किस फॉर्म में गिवन है? क्या ये एचेलॉन फॉर्म है या रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म है? उसके लिए हम इसकी कंडीशंस देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे 1 आ रहा है, -1, 3 डायगोनल में हमारे पास तीनों की तीनों एंट्रीज़ नॉन ज़ीरो आ रही हैं और इससे बिलो हमारे पास ज़ीरोज़ आ रहे हैं। और हमारे पास जो डायगोनल में 1, -1 एंड 3 आ रहा है, इन तीनों को अगर हम देखें तो ये हमारे पास अदर देन 1 भी हो सकते हैं। क्योंकि एचेलॉन फॉर्म में ये कंडीशन मस्ट नहीं है कि आपके पास ये जो लीडिंग एंट्रीज़ हैं, ये 1 में ही हों, ये रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में मस्ट है। तो हमें वैसे तो यहाँ से भी एक रफली आइडिया हो गया है कि जब फर्स्ट कंडीशन आ रही है तो ये एचेलॉन फॉर्म ही होगी और इससे बिलो एंट्री ज़ीरो है। अगर इससे अबव भी एंट्री ज़ीरो होती और यहाँ पे आपके पास 1, 1 एंड 1 होता, तो तब ये आप कह सकते थे कि दिस मैट्रिक्स इज़ नाउ इन रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। लेकिन अभी क्या है, अभी ये जो कंडीशंस फुलफिल कर रहा है वो एचेलॉन फॉर्म की कर रहा है, तो ये आपके पास मैट्रिक्स एचेलॉन फॉर्म में है। नेक्स्ट मैट्रिक्स देखें, नेक्स्ट मैट्रिक्स भी इसी तरह से है। अगर आप इसमें यहाँ पे लीडिंग एंट्रीज़ देखें 1, 1 एंड 1 आ रही है। अब ये जो कंडीशन है ये रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म की है, लेकिन एचेलॉन फॉर्म में भी 1 आ सकता है। ठीक है? एचेलॉन फॉर्म में ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लीडिंग एंट्रीज़ सारी की सारी 1 में हों। रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में मस्ट है कि ये 1 हो।
लेकिन अगर हम एक और कंडीशन देखें तो हमारे पास इन लीडिंग एंट्री से बिलो सारे ज़ीरोज़ आ रहे हैं, लेकिन अबव आपके पास ज़ीरोज़ नहीं है। तो ये भी आपके पास एचेलॉन फॉर्म हुआ। लेकिन अगर हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करते हुए फर्दर ऑपरेशन लगाते हुए इस 1 की हेल्प से यहाँ 0 ले आएँ, इस 1 की हेल्प से 1 और -4 को 0 कर दें, तो ये रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। अगर हम थर्ड मैट्रिक्स की बात करें, तो इसमें हमारे पास तीनों की तीनों लीडिंग एंट्रीज़ 1 हैं, इससे बिलो 0 है, हर लीडिंग एंट्री से बिलो भी 0 है और इस लीडिंग एंट्री से बिलो और अबव दोनों 0 है। इस लीडिंग एंट्री के बिलो कुछ भी नहीं है, उससे अबव दोनों के दोनों ज़ीरोज़ हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें, तो हमारे पास ये सारी की सारी कंडीशन फुलफ़िल कर रहा है रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म की। तो ये एचेलॉन फॉर्म हो ये एचेलॉन फॉर्म में है, सेकंड भी आपके पास एचेलॉन फॉर्म है और थर्ड मैट्रिक्स आपके पास रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में है। अब इसकी हम इन 4 एग्ज़ाम्पल्स में प्रैक्टिस करते हैं और चेक करते हैं कि ये हमें जो 4 मैट्रिसेस गिवन हैं, ये एचेलॉन में है या रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में है। अब ये जो आपको ब्लैक बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली ये शो कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास 1 भी हो सकता है, अदर देन 1 भी नॉन ज़ीरो एंट्री हो सकती है। ठीक है? मीन्स ये कंपल्शन नहीं है कि यहाँ पे 1 हो सकता है यहाँ पे -2 हो, यहाँ पे आपके पास 1 आ जाए, दोनों ही 1 ना हो, दोनों 1 भी हो सकते हैं, तो हमारे पास कोई भी पॉसिबिलिटी आ सकती है। और यहाँ पे आपके पास स्टेरिक की जगह पे कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू है। मीन्स के दीज़ ऑल वैल्यूज़ आर नॉट ज़ीरो। तो ये हमारे पास अगर आप देखें तो इसमें ये जो लीडिंग एंट्रीज़ आ रही हैं, इससे बिलो आपके पास जितने भी एंट्रीज़ आ रही हैं, वो सारी की सारी ज़ीरोज़ हैं। इसके बिलो भी ज़ीरो हैं, इसके बिलो भी ज़ीरो हैं और इससे अबव अगर आप देखें, यहाँ पे अगर आपके पास स्टेरिक की जगह पे भी अगर आपके पास ज़ीरो आ जाता और आपके पास इन ब्लैक ब्लॉक्स की जगह पे 1 आ जाता, तो ये रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता। अभी ये एचेलॉन फॉर्म है। अब देखें इसी मैट्रिक्स को अगर आप यहाँ पे चेक करें, तो यहाँ पे आपके पास 1 आ रहा है, इस बॉक्स की जगह पे आपके पास 1 आ रहा है और स्टेरिक की जगह पे 0 आ रहा है। तो ये आपके पास इसने जब इसी मैट्रिक्स ने फर्दर रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म की 2 प्रॉपर्टीज़ को सैटिस्फाई किया, क्योंकि एचेलॉन फॉर्म के बाद ही रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बनती है। तो हम ये कहेंगे कि ये मैट्रिक्स आपके पास अब रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम अब हम अपनी थर्ड एग्ज़ाम्पल देखते हैं। अगर थर्ड एग्ज़ाम्पल में आप देखें तो हमारे पास फर्स्ट कॉलम में सारी की सारी एंट्रीज़ 0 आ रही हैं। इसका मतलब है हमारे पास कोई चांस नहीं है कि हम यहाँ पे 0 की जगह पे कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू ले आएँ, कि ना तो हम इंटरचेंज करेंगे फिर भी यहाँ पे 0 आएगा, तो हम इसको कॉलम को छोड़ देते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं चेक करना। इस कॉलम में अगर आप देखें तो देखिए फर्स्ट रो में आपके पास जो लीडिंग एंट्री आ रही है, वो आपके पास यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है। ये आपके पास 1 भी हो सकती है, अदर देन 1 भी कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू हो सकती है। अगर हम सेकंड रो की लीडिंग एंट्री देखें तो देखिए वो आपके पास फोर्थ कॉलम में आ रही है। ये इसके कंपैरिज़न में अगर आप देखें तो ये लीडिंग एंट्री फोर्थ कॉलम में या सेकंड रो में आपके पास जो लीडिंग एंट्री आ रही है, ये फर्स्ट लीडिंग एंट्री के राइट पे है। कंडीशन को ये फुलफ़िल कर रही है। अब चाहे वो यहाँ हो जाती, चाहे यहाँ हो जाती, फोर्थ कॉलम में है, फिफ्थ में है, सिक्स्थ में है, सेवंथ में, बेशक लास्ट कॉलम में आ जाए, लेकिन वो इसके राइट पे, फर्स्ट लीडिंग एंट्री के राइट पे होना चाहिए। इसी तरह से आप नेक्स्ट लीडिंग एंट्री देखें तो वो आपके पास फिफ्थ कॉलम में आ रही है, उससे नेक्स्ट आपके पास सिक्स्थ में आ रही है और देन आपके पास नाइन्थ कॉलम में लीडिंग एंट्री आ रही है फिफ्थ रो की। और इससे अबव सारे के सारे आप देखिए नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं और इन लीडिंग एंट्री से बिलो आपके पास सारी की सारी ज़ीरोज़ वैल्यूज़ हैं, तो ये एचेलॉन फॉर्म है, नॉट द रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। अगर हमारे पास यहाँ पे 1, 1, 1, 1 और यहाँ पे भी 1 आ जाए, सारी की सारी लीडिंग एंट्रीज़ 1 में कन्वर्ट हो जाएँ, जैसे कि आप इस मैट्रिक्स में देख सकते हैं और इससे अबव एंट्रीज़ आपके पास लीडिंग एंट्री से अबव एंट्रीज़, इस लीडिंग एंट्री से अबव 0 आ गए, इस लीडिंग एंट्री से अबव 0 आ गए, इस लीडिंग एंट्री से अबव तीनों की तीनों ज़ीरोज़ हैं, इस लीडिंग एंट्री से अबव आपके पास सारे के सारे ज़ीरोज़ हैं। तो ये आपके पास एचेलॉन फॉर्म है और ये मैट्रिक्स आपके पास रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अच्छा, अब हम ये 2 रिमार्क्स देख लेते हैं।
These are very important remarks. Any non-zero matrix may be reduced to more than one echelon form. कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन है, मैंने उस पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसको मैंने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया और उसके बाद मैं उस पे रो रिडक्शन मेथड अप्लाई कर रही हूँ। तो उसके बाद हो सकता है कि मेरे पैरेलल जो स्टूडेंट कर रहा है, उसका आंसर और मेरा आंसर थोड़ा डिफरेंट हो जाए। ठीक है? तो इसका ये मतलब हुआ कि आपके पास जब एक मैट्रिक्स एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो वो यूनिक नहीं होता, नॉट यूनिक। लेकिन जब वो रिड्यूस्ड एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो वो मैट्रिक्स यूनिक ही होगा। जो आंसर मेरा आएगा, सबका वही आंसर आना चाहिए रिड्यूस्ड एचलॉन फॉर्म में। लेकिन एचलॉन फॉर्म में आंसर यूनिक नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास पिवट पोजीशन। पिवट पोजीशन को वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, जो हम अभी मैंने लास्ट एग्जांपल में जो डिस्कस किया है, लीडिंग एंट्री को बेसिकली वही पिवट पोजीशन होती है। हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, इसमें पिवट पोजीशन के साथ-साथ हम एक और चीज़ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे वो 2 बातें कर रहा है, एक पिवट पोजीशन और दूसरा वो कह रहा है पिवट कॉलम। A pivot position in a matrix A is a location in A that corresponds to a leading one in the reduced echelon form of A. A pivot column is a column of A that contains a pivot position. तो यहाँ पे हमने 2 चीज़ें डिस्कस करनी है। एक हमने पिवट पोजीशन डिस्कस करनी है, दूसरा पिवट कॉलम। पिवट कॉलम आपके पास बेसिकली लीडिंग एंट्री ही होती है और वो लीडिंग एंट्री जिस भी कॉलम में अभी जैसे हमने लास्ट एग्ज़ाम्पल में किया था, देखिए, अब यहाँ पे जो आपके पास ये लीडिंग एंट्री यही पिवट आपके पास यही पिवट पोज़ीशन है और पिवट पोज़ीशन आपके पास सेकंड कॉलम में आ रही है, तो ये सेकंड कॉलम आपके पास पिवट कॉलम होगा। अब यहाँ पे आप देखें तो लीडिंग एंट्री आपके पास सेकंड लीडिंग एंट्री 4th कॉलम में आ रही है, तो 4th कॉलम ही आपके पास पिवट कॉलम होगा। यहाँ पे आप देखें 5th कॉलम है पिवट कॉलम, फिर 6th है, देन आपके पास 9th कॉलम पिवट कॉलम है। तो ये सारी की सारी लीडिंग एंट्रीज़ आपके पास पिवट्स हैं। Row reduce the given matrix A into echelon form and locate the pivot positions. ये आपको मैट्रिक्स गिवन है, आपने इसमें पिवट बताना है कि पिवट किधर है और पिवट कॉलम आपने हाईलाइट करने हैं। हम उसी तरह से रो ऑपरेशन यूज़ करते हुए अब सबसे पहले हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे नॉन ज़ीरो वैल्यू है, इससे बिलो आपके पास सॉरी यहाँ पे ज़ीरो वैल्यू है, इससे बिलो सारी नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं। आपने क्या करना है किसी भी रो के साथ R1 को इंटरचेंज कर लेना है। अगर हम नेक्स्ट स्टेप देखें तो हमने किसके साथ R4 के साथ R1 को इंटरचेंज किया है। तो आपके पास यहाँ पे ये जो 1 आ रहा है, ये 1 आपके पास पिवट पोज़ीशन है। दिस वन इज़ पिवट पोज़ीशन और ये कौन से कॉलम फर्स्ट कॉलम में आ रहा है? फर्स्ट कॉलम इज़ अ पिवट कॉलम। अब आपने क्या करना है साथ-साथ पैरेलल हम एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्जन के स्टेप्स भी करते जाएँगे कि हम हमारे पास ये जो लीडिंग एंट्री है या पिवट पोज़ीशन है, इससे बिलो हमने सारे के सारे ज़ीरो लाने, ये ऑलरेडी ज़ीरो है। हमने -1 और 2 की प्लेसेस पे भी 0 लेके आना है। तो रो ऑपरेशन जो इन्वॉल्व होंगे वो क्या होंगे? R1 प्लस R2 और दूसरा रो ऑपरेशन क्या होगा आपके पास 2R1 प्लस R3 तो आपके पास नेक्स्ट मैट्रिक्स इस फॉर्म में आ जाएगा। देखिए लीडिंग एंट्री से बिलो आपके पास तीनों की तीनों एंट्री 0 हो चुकी हैं। अब हम जब अब ये हमारा यही पिवट पोज़ीशन और ये पिवट कॉलम था। अब हम नेक्स्ट पिवट कॉलम या पिवट पोज़ीशन की तरफ मूव करते हैं। अब हमारे पास पिवट पोजीशन के लिए हमारे पास नेक्स्ट पिवट पोजीशन के लिए क्या कंडीशन थी कि हमारे पास अगर ये पिवट पोजीशन फर्स्ट पिवट पोजीशन है तो सेकंड पिवट पोजीशन या लीडिंग एंट्री इसकी राइट पे होना मस्ट है। तो अब ये जो 2 आपको नज़र आ रहा है ये आपके हमारे पास पिवट पोजीशन है और ये जिस कॉलम में आ रहा है वो नेक्स्ट पिवट कॉलम है। अब आपने इस पिवट पोजीशन या इस लीडिंग एंट्री की हेल्प से यहाँ पे थर्ड रो का जो फर्स्ट आपके पास नॉन ज़ीरो एंट्री आ रही है, फोर्थ रो की जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री आ रही है, इन दोनों को आपने ज़ीरो में कन्वर्ट करना है तो आपके पास नेक्स्ट मैट्रिक्स ये हो जाएगा। अब इस नेक्स्ट मैट्रिक्स में अगर आप देखें तो हमारे पास जो थर्ड रो आ रही है उसमें आपके पास सारी की सारी एंट्री 0 आ रही हैं। तो अगर मैं ऐसे नहीं कर सकती कि इसको मैं एज़ इट इज़ रहने दूँ और मैं फोर्थ कॉलम में जाके जबकि इसमें हमारे पास थर्ड रो में कोई लीडिंग एंट्री नहीं है, तो मैं फोर्थ रो में जाके इस -5 को कह दूँ कि ये लीडिंग एंट्री, ऐसा नहीं होगा। मैंने इन दोनों रोज़ को R3 और R4 को इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज करने के बाद मैं इस फॉर्म में मैट्रिक्स को लिखूँगी और अब मैं कहूँगी कि ये जो -5 आपके पास आ रहा है, ये अब पिवट पोज़ीशन है।
क्योंकि ये सेकंड जो पिवट पोजीशन 2 है हमारे पास उसकी राइट पे आ रहा है। तो -5 आपके पास पिवट हो जाएगी और ये जिस कॉलम में इन्वॉल्व हो रही है वो पिवट कॉलम है। इसके अलावा हमारे पास और कोई इस एग्जांपल में पिवट्स नहीं है। 3 पिवट्स हैं, 3 कॉलम्स में फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ कॉलम, इसमें हमारे पास 3 पिवट्स आ रही हैं। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स एचलॉन फॉर्म में भी कन्वर्ट हो चुका है। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि रिड्यूस्ड एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके साथ-साथ आप पिवट पोजीशन बताते जाएँ। जिस तरह से क्वेश्चन आपसे किया जाएगा आपने उसी तरह से आंसर करना है। अच्छा, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपने क्या करना है कि आपको कहा जा रहा है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग मैट्रिक्स इनटू एचलॉन फॉर्म एंड देन इन रिड्यूस एचलॉन फॉर्म। एचलॉन फॉर्म में ये हमें खुद भी पता है, जब हम रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में भी यहाँ पे लिखते थे तो इनफ था, लेकिन ये है कि ये आपको स्टेप्स मेंशन कर रहा है एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें देन इन रिड्यूस एचलॉन फॉर्म के एचलॉन फॉर्म के बाद ही 2 मोर स्टेप्स करने के बाद आपके पास रिड्यूस एचलॉन फॉर्म बनती है कि आप लीडिंग एंट्रीज को 1 में कन्वर्ट करते हैं और उससे अबव भी आप सारे के सारे लीडिंग एंट्रीज से अबव जो एंट्रीज होती हैं उनको भी ज़ीरोज़ में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, जिन 3 रो ऑपरेशंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब इसमें आप स्टेप्स खुद देख लीजिएगा कि आपने जब इसको रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। हम लेकिन इस क्वेश्चन में हम साथ-साथ एक और काम ये करेंगे कि हम पिवट कॉलम्स और पिवट पोजीशंस को भी साथ-साथ रेड में हाइलाइट करते जाएँगे। ये देखिए जैसे हमने यहाँ पे हाइलाइट की, ये फर्स्ट आपके पास पिवट पोजीशन है, ये सेकंड है। ऐसे ही आपके पास नेक्स्ट स्टेप देखें, मैंने सारी स्टेप्स मेंशन कर दी हैं, आप इनको देख लीजिएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे पूछ लीजिएगा। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास नेक्स्ट पिवट पोजीशन को कौन से कॉलम में आ रही है, थर्ड पिवट पोजीशन 1 2 3 4 5th कॉलम में आ रही है, ठीक है। तो हमने इसको ये देखिए फाइनली हमारे पास ये रिड्यूस्ड एचलॉन फॉर्म में आ चुका है। हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे आप देखिए हमारे पास लीडिंग एंट्री फर्स्ट रो की जो लीडिंग एंट्री 1 है, इससे बिलो ज़ीरोज़ हैं। सेकंड एंट्री लीडिंग एंट्री हमारे पास 1 है, इससे बिलो भी ज़ीरो से अबव भी ज़ीरोज़ हैं। और हमारे पास जो लास्ट लीडिंग एंट्री है वो हमारे पास 1 आ रही है और वो आपके पास 5th कॉलम में आ रही है। तो इससे अबव आपके पास जो एंट्रीज़ आ रही हैं वो आपके पास दोनों की दोनों ज़ीरो हैं, तो ये हमारे पास रिड्यूस्ड एचलॉन फॉर्म में भी कन्वर्ट हो चुका है। हमने इसमें पिवट पोज़ीशन, पिवट कॉलम्स को भी साथ-साथ बता दिया है। अच्छा, अब हमने जो मेन चीज़ है वो हमने इसका सॉल्यूशन डिस्कस करना है। इसका सॉल्यूशन डिस्कस करने से पहले हम एक काम करते हैं कि हमारे पास जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 3 क्रॉस 3 अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका ऑर्डर हमारे पास सेम ऑर्डर नहीं है, नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है। तो जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो यूनीक सॉल्यूशन के चांसेस नहीं होते। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ही तरह की सिचुएशंस आ सकती हैं कि आपके पास कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दोनों तरह के सॉल्यूशंस आ सकते हैं। यहाँ पे ये जो लास्ट लीडिंग एंट्री है, अगर यहाँ पे 0 आ जाती और आप कह लें कि यहाँ पे 0 होता तो हमारी लीडिंग एंट्री यहाँ इस पोज़ीशन पे आ जाती। तो इस केस में अगर आप इस इक्वेशन को लिखेंगे तो 0x1 प्लस 0x2 प्लस 0x3 प्लस 0x4 प्लस 0x5 इक्वल्स टू 4, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती। 0 कैन नेवर बी इक्वल्स टू नॉन ज़ीरो वैल्यू, तो हमारे पास सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाता और सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट ना करता। तो यहाँ पे चांसेस हमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लग रहे हैं, लेकिन इस एग्जांपल का सॉल्यूशन करने से पहले हम 3 क्रॉस 3 सेम ऑर्डर के एग्जांपल लेंगे जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होंगी। अब ये देखिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ अ लीनियर सिस्टम इज, हमें ये गिवन है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसका मतलब है कि इसका ऑर्डर हमारे पास 3 क्रॉस 3 आ रहा है। इसमें आपके पास अगर आप देखें तो यहाँ पे लीडिंग एंट्री आ रही है 1, यहाँ पे लीडिंग एंट्री आ रही है 1, यहाँ पे हमारे पास कोई लीडिंग एंट्री नहीं आ रही। इवन की लीडिंग एंट्री हमारे पास यहाँ पे भी नहीं आई। ये मैट्रिक्स हमारे पास जिस भी सिस्टम का मैट्रिक्स है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, ये हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। बल्कि आप इसको रिड्यूस एचलॉन फॉर्म कह सकते हैं क्योंकि 1 से बिलो आपके पास 0 है, 2 ही लीडिंग एंट्रीज हैं। इस 1 से बिलो भी 0 है और उससे अबव भी 0 है आपके पास। तो अब हम इस तरह से करते हैं, हम 1 बाय 1 3 इक्वेशंस लिखते हैं जो एचलॉन फॉर्म से हमारे पास रिड्यूस एचलॉन फॉर्म से हमारे पास आई हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x1 प्लस 0 x2 माइनस 5 x3 इक्वल्स टू 1।
दिस इम्प्लॉयज x1 इज इक्वल टू 1 प्लस 5x3। हमने इसको x3 की टर्म में क्यों लिखा, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले हम तीनों इक्वेशंस लिख लेते हैं। 0x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 4, इसको भी मैंने x3 में कन्वर्ट किया। थर्ड इक्वेशन अगर आप देखें तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास इसमें सारे जीरोस हैं, 0 इक्वल्स टू 0, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है। अब मैंने क्या किया है कि मेरे पास तीन वेरिएबल्स आ रहे थे, x1 एंड x2 x3। अब जो सेकंड इक्वेशन में जब तक मुझे x3 की वैल्यू नहीं पता मैं x2 नहीं फाइंड कर सकती, और यहाँ पे भी x3 की वैल्यू अगर मुझे नॉन होगी तो तब मैं x1 फाइंड कर सकती हूँ। x1 एंड x2 आर डिपेंडिंग ऑन x3, तो अब x3 कहाँ से आएगा? x3 को हम फ्री वेरिएबल का नाम देते हैं। x3 इज अ फ्री वेरिएबल, क्योंकि हम ये करेंगे x3 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर, कि हम रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू हम लेंगे और जब हम उसको सब्सिट्यूट करेंगे तो अकॉर्डिंगली हमारे पास x1 एंड x2 की वैल्यूज आ जाएंगी। तो अब x1 और x2 x3 पे डिपेंड कर रहा है, एंड x3 इज अ फ्री वेरिएबल, तो x1 और x2 हमारे पास कौन सी वेरिएबल्स होंगे? बेसिक वेरिएबल्स। तो x3 के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, नो इन्फॉर्मेशन, तो हम x3 सेट ऑफ रियल नंबर से इंडिपेंडेंटली खुद से चूज कर सकते हैं। x3 इज अ फ्री वेरिएबल, तो हम x3 की वैल्यू क्या ले रहे हैं? 0। हम ये खुद से लेट कर रहे हैं कि x3 की वैल्यू आपके पास 0 है। व्हेन x3 is 0 आप सब्सटीट्यूट करें, x3 0 तो x2 की वैल्यू आपके पास x2 की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी, और x1 की वैल्यू आपके पास 1 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 0, आपके पास x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। इसी तरह से आप और ऑप्शंस भी ले सकते हैं, लाइक आप x3 की वैल्यू -2/3 चूज कर लें। तो अब हमारे पास इस मैट्रिक्स से, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से कितने सॉल्यूशंस आए? जब हम x3 को इंडिपेंडेंटली रियल नंबर में से हम कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं, और रियल नंबर का जो सेट है वो आपके पास तो अब आप बेशक x3 की वैल्यू कुछ भी लें और सब उसमें सब्सिट्यूट करें, तो x1 एंड x2 की वैल्यू जो कि x3 पे डिपेंड कर रही है उसके अकॉर्डिंगली आती जाएगी। तो हमारे पास यहाँ से इस सिस्टम से जो हमारे पास सोल्यूशन आए वो कौन से हैं, किस टाइप का सोल्यूशन है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अब हम अपनी लास्ट एग्जांपल, ये जो हमने इसको रिड्यूस्ड एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया था, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। Find the solution of the linear system whose augmented matrix has been reduced to, ये हम इसको reduced echelon form में लास्ट एग्जांपल में हम कर चुके हैं। अब हम इसे इक्वेशंस लिखेंगे, x1 प्लस 6 x2 प्लस 0 x3 प्लस 3 x4 प्लस 0 x5 इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन क्या है? x3 माइनस 4 x4 इज इक्वल्स टू 5, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ये इक्वेशन है सेकेंड इक्वेशन। अब लास्ट इक्वेशन क्या है? x5 इज इक्वल्स टू 7, ये हमारी लास्ट इक्वेशन है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड और ये लास्ट है। अब अगर हम ये वाली इक्वेशन देखें तो x3 इक्वल्स टू 4x4 माइनस 5, ये आपके पास x3 आ रहा है। तो जब तक हमें x2 की वैल्यू नहीं पता हम x3 नहीं फाइंड कर सकते। फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम जाके देखें तो फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल्स टू x1 इज इक्वल्स टू -6 x2 -3 x4। इसका मतलब है कि जब हमारे हमारे पास राइट साइड पे x2 और x4 जब तक हमें नॉन नहीं, हम x1 नहीं फाइंड कर सकते। तो हमारे पास अब कितने बेसिक वेरिएबल्स हुए? ये x4 आपके पास जो आ रहा है x4 एंड x2, ये दोनों के दोनों हमारे पास फ्री वेरिएबल्स हैं, और बेसिक वेरिएबल्स फिर क्या होंगे? x1 और x3 हमारे पास इन दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहे हैं कि इन दोनों की वैल्यू जब हमें पता है तो हम x1 और x3 फाइंड कर सकते हैं, और x5 की वैल्यू भी आ चुकी है। तो x1 x3 एंड x5 ये जो तीन वेरिएबल्स आपके पास आ रहे हैं, ये तीनों के तीनों बेसिक वेरिएबल्स हैं, और आपके पास x2 एंड x4 ये दोनों वेरिएबल्स फ्री वेरिएबल्स होंगे। डिटरमाइन द एक्सिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन टू द सिस्टम। ये आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है।
इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपके पास अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हुआ हुआ है, क्योंकि आपके पास जो जो पिवट पोजीशंस आ रही हैं 3, 2 एंड 1, इससे आपके पास अबव 2, 6 एंड -9 एंट्रीज आ रही हैं, नॉन ज़ीरो एंट्रीज हैं, तो ये एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हुआ हुआ है। आपने क्या करना है, सिंपल इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसके सॉल्यूशन साथ लिखे हुए हैं, फिर उसको कंपेयर कर लीजिएगा कि इसी तरह से आपने सिस्टम ऑफ आपने क्या करना है कि आप इसका सॉल्यूशन, तो आप इसको आपके पास जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एचलॉन फॉर्म में आ चुका है, आपने इसका सॉल्यूशन लिखना है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन इसके आएँगे। तो ये जैसे मैंने लास्ट एग्ज़ाम्पल करवाई है, ये बिल्कुल उसी तरह से होगा। आप इसके स्टेप्स देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा हुआ है, इसके साथ कंपेयर कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं, एक्सिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम। ये थ्योरम क्या है? अ लीनियर सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट if and only if the rightmost column of the augmented matrix is not a pivot column. That is, if and only if an echelon form of the augmented matrix has no row of the form this कि इस फॉर्म में ना हो with b नॉन जीरो। अगर जीरो हो जाएगा तो फिर तो आपके पास सॉल्यूशन जो है वो कंसिस्टेंट हो जाता है। बेसिकली हमने लास्ट एग्जांपल्स में भी किया है कि अगर हमारे पास इस तरह की कोई रो आ जाती है जिसकी लेफ्ट साइड की सारी एंट्री ज़ीरो हैं और राइट साइड पे आपके पास नॉन ज़ीरो वैल्यू आ रही है, तो उस केस में हम क्या कहते हैं, हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, द गिवन सिस्टम इज़ inconsistent. If a linear system is consistent, then the solution set contains either a unique solution when there are no free variables or infinitely many solutions when there are at least one free variable. यूनिक सोल्यूशन में हमारे पास कोई भी फ्री वेरिएबल नहीं आता और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस में हमारे पास एटलीस्ट एक फ्री वेरिएबल आता है। अच्छा, यहाँ पे ये जो कह रहा है लीनियर सिस्टम इज कंसिस्टेंट, अब वो एक बात कर रहा है कि वो कंसिस्टेंट हो जाएगा, ये इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ तीन कंडीशंस हैं, ये अगर एक इसमें से एग्जिस्ट करेगी तो बाकी दोनों ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट करेंगी, क्योंकि वो एक ही बात कर रहा है। अ लीनियर सिस्टम इज कंसिस्टेंट, अगर वो कंसिस्टेंट है, या फिर आप ये कह रहे हैं राइट मोस्ट कॉलम ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज नॉट अ पिवट कॉलम, कि अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो इस एग्जांपल में हमारे पास राइट मोस्ट कॉलम ये वाला कॉलम होगा, ठीक है, और ये वो कह रहा है कि ये आपके पास पिवट कॉलम नहीं बनना चाहिए, क्योंकि पिवट कॉलम बनेगा तो ये देखें हमारे पास बिल्कुल इस तरह की सिचुएशन आ जाती है। तो लास्ट में वो कह रहा है एचलॉन फॉर्म ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हैज नो रो ऑफ द फॉर्म, ये भी वही बात कर रहा है विद बी नॉन जीरो। तो इन अगर एक एग्जिस्ट करे ये कंडीशन तो दोनों एग्जिस्ट करेंगी कि हमारे पास पिवट कॉलम जो राइट मोस्ट पिवट कॉलम है, जो राइट मोस्ट कॉलम है उसमें पिवट नहीं आनी चाहिए। तो एक ये, और दूसरा इस फॉर्म में नहीं आना चाहिए, क्योंकि पिवट आएगी तो हमारे पास लास्ट रो इस फॉर्म में आ जाएगी और सिस्टम हमारे पास कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा इस एग्जांपल में आपने क्या करना है, डिटरमाइन वेदर द सिस्टम हुज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज रो रिड्यूस्ड टू द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो आपने सिंपल क्या करना है, बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो आप कहेंगे कि बाय एक्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम एज द लास्ट रो इज इन द फॉर्म ऑफ 0 0 0 0 1। आप ये भी बता सकते हैं, अगर आप ये इस थ्योरम का नहीं, आप इसकी स्टेटमेंट नहीं यूज़ करना चाह रहे, तो आप सिंपल कह दें कि हमारे पास लास्ट रो में 0 x 1 प्लस 0 x 2 प्लस 0 x 3 प्लस 0 x 4 इक्वल्स टू 1 आ रहा है। लेफ्ट साइड ज़ीरो के इक्वल है, राइट साइड 1 के इक्वल है, तो कॉन्ट्रडिक्शन है, तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास ए और बी दो पार्ट है। ए पार्ट मैं यहाँ पे आपको मैंने करवा दिया है, बी पार्ट इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। बी पार्ट आप लोग खुद इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए बी पार्ट खुद सॉल्व करेंगे। डिटर्मिन द वैल्यूज ऑफ एच सच दैट द मैट्रिक्स इज द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ अ कंसिस्टेंट लीनियर सिस्टम। हमने इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रो रिडक्शन के मेथड से कन्वर्ट करने के बाद एचलॉन फॉर्म में या रिड्यूस एचलॉन फॉर्म, हमारी अपनी चॉइस है, और इसको हमने इस पे कंडीशन, इस तरह की कंडीशन लगानी है कि हमने सिस्टम को कंसिस्टेंट करना है। तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो इस स्टेप के बाद ये जो नेक्स्ट स्टेप है, इसमें हमारे पास ये मैट्रिक्स एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ से जो इक्वेशंस आएंगी x2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2h, x1
माइनस एक्स टू इज़ इक्वल्स टू 4, तो एक्स वन इज़ इक्वल्स टू एक्स टू प्लस एक्स फोर होगा। एक्स टू की जगह पे आप यहाँ पे 4 प्लस टू एच भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो एक्स वन और एक्स टू किस में कन्वर्ट हो गया? एच में कन्वर्ट हो गया। तो अब हम एच की कोई भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, कोई भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, एक्स वन और एक्स टू आपको कुछ ना कुछ फाइनाइट सोल्यूशन ज़रूर देगा। अब जैसे मैंने एच की वैल्यू 0 पुट की, देन 1 पुट की, तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास एक्स वन और एक्स टू की वैल्यूज़ आ गई हैं। आप -3/2 पुट कर दें, आप 1000 पुट कर दें, आप जो भी पुट इसमें सब्स्टिट्यूट करें, उसके अकॉर्डिंगली एक्स वन और एक्स टू की वैल्यूज़ आ जाएँगी। तो एच की हमारे पास कितनी ऑप्शंस हुई कि जिसके लिए हम कह सकते हैं कि सिस्टम कंसिस्टेंट है, तो हम कहेंगे फॉर ऑल एच आवर सिस्टम हैज़ अ सॉल्यूशन। कि हमारे पास जो लीनियर इक्वेशंस का जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज सॉल्यूशन फॉर ऑल एच के, क्योंकि एच की कोई भी हमारे पास ऐसी वैल्यू यहाँ पे नहीं आ रही जिसके लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे, तो सिस्टम क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने जितना भी आपको एक्सप्लेन किया उसके मैंने कुछ स्टेप्स यहाँ पे लिख दिए हैं कि आप जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो किन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, ये स्टेप्स आप देख लीजिएगा। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, हर क्वेश्चन में ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में फर्दर 2 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने एच और के की कंडीशन डिस्कस करनी है, तीनों तरह के सॉल्यूशंस से नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशंस। तो इन तरह तीनों तरह से आपने एच और के पे कंडीशंस लगानी है और इसको डिस्कस करना है। और सेकंड जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम हुज ऑगमेंटेड मैट्रिसेस आर गिवन बाय। अब ये जो आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के गिवन है, अगर आप इनको देखें तो ये एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हुए हुए हैं, आपके पास ऑलरेडी एचलॉन फॉर्म में है। तो आपने सिंपल इसके सॉल्यूशंस डिस्कस करने हैं, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस डिस्कस किए थे। यहाँ पे हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।